यह कहानी एक संकरी सड़क पर जा रही एक गाड़ी से शुरू होती है। कागज को देखते हुए लड़की ने कहा, तो यह बच्चा ही है। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, दुर्भाग्य से महोदया, वर्तमान में यही स्थिति है। सड़क को देखते हुए उसने कहा कि यहाँ की सड़क काफ़ी संकरी है, हमें यहाँ से पैदल चलना पड़ सकता है। वे गाड़ी से उतर गए और चलना शुरू कर दिया। लड़की ने उससे कहा कि यह सड़क निश्चित रूप से एक गाड़ी के लिए बहुत पुरानी और संकरी है। कॉली ब्राउनिंग गिल्ड की मास्टर, उसने कहा कि जब तक मेरा उम्मीद हार स्वीकार्य है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्पर ने कहा, वास्तव में मैडम हार्पर, ब्लाइथ, काली की सहायिका ने दरवाजे के सामने खड़े होकर जवाब दिया। उसने कहा कि क्या यह वह जगह है? उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या कोई घर पर है। किसी ने थोड़ा दरवाजा खोला और पूछा कि कौन है। काली ऊपर देख रही थी और फिर उसने नीचे देखा। एक युवा लड़के ने पूछा कि आप कौन हैं? काली ने कहा, ओह, मैं कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। चिंता न करें, मेरा मतलब है कि मेरा काम बिक्री है। लेकिन लड़के ने उसे बीच में रोक दिया और कहा कि इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़के ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन काली ने अपने हाथ से दरवाजा रोक दिया और कहा, रुको रुको, एक गार्ड चिल्लाया। मैडम कृपया सावधान रहें। एक गार्ड काली की रखवाली करते हुए उसके सामने आया। उसने कहा, पीछे हटिए मैडम, हम आपकी रक्षा करेंगे। काली ने कहा, आप सभी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कोई मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं ठीक है। खून, पीछे हटिए। युवा लड़के ने उन्हें घूरा और पूछा, आप लोग कौन हैं? काली, जबकि मैं लड़का हूँ, उसके दिमाग में लगता है, इसलिए यह छोटा पतला लड़का मेरा अंतिम उम्मीदवार है। काली ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, लॉर्ड एलार्ड को नमस्कार, मैं काली ब्राउनिंग हूँ। ब्राउनिंग कुशल का मास्टर। वह मन ही मन सोचती है कि 1 महीने पहले लिली के होटल हार्पर के आश्रय में यह कैसे हुआ। गुस्से में जनरल मैनेजर से पूछा, क्या आप सुन रहे हैं? जबकि कांपते हुए मैनेजर ने जवाब दिया, बिल्कुल। हार्पर ने पूछा, क्या ऐसा है? आपकी चुप्पी के आधार पर मैंने मान लिया कि मेरे शब्द एक कान से जाकर दूसरे से निकल गए थे। जबकि पसीने से तर मैनेजर ने कहा, WL हार्पर ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर वह दिन चुना जब हमारे गिल्ड मास्टर हमारे गिल्ड द्वारा प्रबंधित होटल में ठहरे थे और निर्भीकता से सीधे उसके कमरे में चले गए। कितना शर्मनाक। कार्ली ने एक गहरी सांस ली और फिर जम्हाई ली। फिर उसने कहा, ओह, माफ़ कीजिए, मैं ठीक से सो नहीं पाई, शायद इसलिए कि किसी ने मुझ पर नींद में हमला कर दिया था। हार्पर ने कहा कि यह मजाक करने का समय नहीं है। अपराधी ने उसी कमरे को ढूंढ लिया और उसमें प्रवेश कर गया जिसमें आप ठहरी हुई थी। मैडम, अपराधी को याद करते हुए उसने कहा कि सौभाग्य से उसे पकड़ लिया गया, लेकिन इतना ही नहीं, फ्रंट डेस्क पर मौजूद कर्मचारी और आपातकालीन मास्टर कुंजी दोनों ही घटना के समय गायब हो गए, जिसका अर्थ है कि यह कर्मचारी भी एक सहयोगी हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा न केवल हमारे गिल्ड मास्टर की सुरक्षा के लिए बल्कि हमारे सामान्य ग्राहकों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। घूरते हुए उन्होंने प्रबंधक से पूछा कि आप अपने कर्मचारियों को किस तरह से शिक्षित कर रहे हैं। अपने बालों को खुजलाते हुए काली ने कहा, अच्छा, क्या वह वास्तव में ऐसा कुछ होने की उम्मीद कर सकता था? प्रबंधक ने बचाव किया। उसने अपना हाथ उठाया और कहा कि अब आप जा सकते हैं सर। हार्पर ने कहा, मैडम, उसने कहा कि अब बहुत हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि हार्पर? जबकि प्रबंधक भाग गया, हार्पर ने आह भरी और कहा, आप बहुत उदार हैं मैडम। कार्ली ने कहा कि आप सख्त मोर्चे पर पर्याप्त से अधिक हैं, इसलिए मैं थोड़ा ढीला हो सकता हूँ। हार्पर ने कहा कि आप बहुत अधिक आराम कर रहे हैं, आपने अभी कुछ भयानक झेला है, क्या आप पहले से ही भूल गए हैं? कार्ली ने कहा कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं भी हैरान था। आपने कहा कि यह एक रईस था जिसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। उसने कहा कि जाहिर तौर पर वह एक बैरन का दूसरा बेटा है। मैंने गिल्ड के मुख्य कानूनी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी को भेज दिया है। उन्हें अपराधी और मृत की कल्पना करते हुए अब एक समझौते पर काम करना चाहिए। हार्पर ने कहा, एक समझौता? ओह, तुम्हारा मतलब है कि उनके पास जो कुछ भी है उसे ले लेना? जबकि वह अपना शरीर खींच रही थी, काली ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ जब वे वापस आएं। मैं बस एक दिन के लिए आराम करना चाहती थी। मुझे लगता है कि मैं छुट्टी नहीं ले सकती। उसन हुए कहा, चाहे वे पैसे के लिए कितने भी बेताब क्यों न हो, मैं सिर्फ एक अपराध बोध का स्वामी हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक रईस का बेटा मेरे कमरे में इस तरह घुस सकता है। इसका कोई मतलब नहीं है। हार्पर ने कहा, ऐसा इसलिए है
क्योंकि हम सिर्फ एक अपराध बोध नहीं हैं। जबकि उदास कार्ली ने कहा, वास्तव में हार्पर शीर्ष गिल्ड के बारे में बताता है। ब्राउनिंग परिवार के सदस्य राज्य के सबसे प्रसिद्ध और धनी व्यापारी हैं और कौवे का प्रतीक पूरे राज्य में देखा जा सकता है। जबकि कुछ लोग अपने स्वामी के नाम भी नहीं जानते होंगे, वे निश्चित रूप से कौवे वाले संघ के स्वामी को जानते होंगे। लोगों ने एक कोने की दुकान से एक लड़की के रातों रात देश के सबसे धनी व्यक्ति बनने की कहानी पर अपना दिमाग खो दिया, और ब्राउनिंग परिवार की इस प्रसिद्ध महिला के इस वर्ष 21 वर्ष की होने के साथ ही वह धनवान लोगों से विवाह करने की चाह रखने वाले पुरुषों अनुस्वर के लिए शीर्ष संभावित दुल्हन भी बन गई। वे कहते हैं कि ब्राउनिंग परिवार की संपत्ति से कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन मैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज भी नहीं खरीद सकती, मन की शांति। उन्होंने पत्र, उपहार भेजे और हर तरह की कोशिश की। अब वे रईसों को याद करते हुए सचमुच मुझ पर टूट पड़े हैं। कार्ली ने कहा कि अब भी पुराने जमाने के पुरुष कैसे हो सकते हैं जो किसी महिला के कौमार्य के प्रति आसक्त हों। हार्पर ने कहा, लेकिन मैडम, आप एक हथियारबंद अजनबी के खिलाफ अकेले रहते हुए भी सुरक्षित रहने में कामयाब रही। यह बहुत राहत की बात है, लेकिन मदद पहुंचने में थोड़ा समय लगा। कार्ली ने हार्पर की ओर देखा और कहा, ओह। उसने आंख मारते हुए कहा कि मैंने उस बदमाश को उसके पैरों के बीच में लात मारी है। हार्पर ने कहा, कृपया बाद में बात करें मैडम, वैसे आपने बहुत अच्छा किया। दोनों ने इशारों में एक दूसरे की बात पर सहमति जताई। हार्पर ने कहा, जो पुरुष आपसे शादी करने की उम्मीद करते हैं वे अपने निपटान में हर तरीके का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं। कार्ली ने कहा, हाँ, मैं भाग्यशाली हूं कि यह प्रयास विफल रहा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अगला भी विफल होगा। मेज पर थपथपाते हुए उसने कहा, हाँ, कि उनके लिए मेरे पीछे आना एक बात है, लेकिन यह बिल्कुल अलग बात है जब ये चीज़ें गिल्ड के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती हैं। उसने कहा कि यह वह तरीका नहीं था जिसे मैं उपयोग करना चाहती थी, लेकिन खड़े होते समय उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई और विकल्प है। हार्पर ने खड़े होते समय कहा कि अब पति खरीदने का समय आ गया है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ब्राउनी नहीं खरीद सकते। 1 महीने बाद वर्तमान दिन लॉर्ड एलन के घर पर कार्ली ने कहा कि आपसे परिचय होना खुशी की बात है लॉर्ड एलार्ड, मुझे पता है कि हम अभी मिले हैं तयन, लेकिन क्या आप मेरे पति बनेंगे? रेड ने कहा, मुझे खेद है। उलझन में रहते हुए उसने पूछा, आपने अभी क्या कहा? कार्ली ने पूछा, मैं पूछ रही हूं कि क्या आपने मुझसे शादी करने के बारे में अपना फैसला कर लिया है? एथेल रेड उलझन में है, वहां खड़े उसे देख रहे हैं। कार्ली ने उनसे पूछा, आपने मेरे द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ा है या नहीं? एथेल रेड ने उत्तेजित चेहरे के साथ पूछा, कौन सा पत्र? कार्ली ने माफी मांगी, फिर उसने हार्पर से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या आपने मुझे नहीं बताया कि आपने शादी का प्रस्ताव और मसौदा अन को बंद भेजा था? हार्पर ने उसे वापस फुसफुसाया, मुझे यकीन है कि यह अब तक आ गया होगा। जब वे एक दूसरे से बात करने में व्यस्त थे, कोई व्यक्ति एक पत्र लेकर आया और उसने कहा कि हेलो, आपको मेल मिला है, आप यहाँ हैं। जबकि पत्र प्राप्त करते समय कार्ली ने कहा कि यह तब है जब उसके हाथ पत्र को पकड़े हुए कांप रहे थे। वह अपने मन में सोचती है कि मेरा टिकट। वह पोस्ट बॉय पर चिल्लाई कि यह इतनी देर से क्यों आया, जबकि खिलखिलाते हुए पोस्ट बॉय ने कहा कि ओह बॉय, आप इस पर कभी विश्वास नहीं करेंगी मैडम, हम सभी रात के खाने के लिए बाहर गए थे और हमें द पॉइजनिंग हो गई। हम कई दिनों से खाइयों में हैं। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेल आना जारी है और अब हम इसमें दबे हुए हैं। ओह, और शौचालय बूट करने के लिए भरा हुआ है, आप उसे नीचे फ्लश कर सकते हैं, लेकिन वह तुरंत वापस अंदर भाग जाएगी। कार्ली ने उसे बीच में रोका और चिल्लाया, बहुत हो गया, अब जाओ। जाते समय पर होस्ट बॉय ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। फिर पत्र को वितरित करने के लिए एक पहाड़ मेल है। जबकि पत्र को पकड़े हुए कार्ली ने एथेल रेड पर नजर डाली, जबकि वह उसे देख रहा था। कार्ली ने कहा, ओह ठीक है, आप देखते हैं। एथेल रेड ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कार्ली ने उसे रोक दिया और कहा, रुको 1 मिनट, यह वह पत्र है जो मैंने उसे भेजा था। उसे पत्र दिखाते हुए कार्ली ने निराश भाव से सोचा, यह कितनी बुरी शुरुआत थी, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? जबकि गिल्ड में कार्ली ने कहा कि उसे आवेदकों के प्रवाह को रोकना होगा, जिसका अर्थ है कि उसे एक अच्छे परिवार से आना होगा। जबकि उसे जिस कुलीन व्यक्ति की आवश्यकता है उसकी कल्पना करते हुए उसने कहा कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक अच्छे परिवार से आता है, लेकिन उसके पास कोई व्यक्तिगत संबंध, संपत्ति या कैरियर की आकांक्षाएं नहीं हैं। कोई ऐसा व्यक्ति खोज समाज के पक्ष में नहीं है
और एक अमीर आम आदमी के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। कम से कम एक या दो आदमी तो ऐसे होंगे जो इस बिल के लिए सही बैठते हों। कार्ली ने कहा, मैंने सच में ऐसा कहा? हार्पर ने कहा, तुमने सच में ऐसा कहा? कार्ली ने कहा, होटल की घटना ने मुझे थोड़ा हताश कर दिया होगा। कार्ली ने कहा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यह किसी दुष्ट खलनायक के मुंह से निकला है ना? मैं एक दुष्ट चुड़ैल की तरह हूं जो सोचती है कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। उसके इस बयान के बाद राज्य में एक पल का सन्नाटा छा गया। कार्ली ने रूठते हुए कहा, चलो तुम लोग, जब मैं ऐसा कुछ कहती हूं आपको कहना चाहिए कि नहीं, आप डायन नहीं हैं। हार्पर ने पूछा कि क्या आप सचमुच मैडम से शादी करने की योजना बना रही हैं? कार्ली ने पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूं? एमी रोज, मुख्य वित्तीय अधिकारी। एमी ने कहा, लेकिन मैडम, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप कभी शादी नहीं करेंगी? आपने हाल ही में कहा था कि आप अपना पूरा जीवन अपने पैसों के सहारे जिएंगी और फिर अपनी मृत्यु से पहले गिल्ड के अधिकारों को हम सबके बीच बराबर बांट लेंगी। आपने यह भी कहा था कि आप अपना बचा हुआ सारा पैसा अनाथालय को दान कर देंगी। एमी ने प्रसन्न चेहरे के साथ कहा, इसलिए मैं वास्तव में आशा कर रही थी कि आप जल्दी मर जाएं। अर्नेस्ट, मुख्य कानूनी अधिकारी। अर्नेस्ट ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि यदि मैडम का बहुत जल्दी निधन हो जाता है तो संपत्ति बढ़ना बंद हो जाएगी और अपर्याप्त राशि पर रह जाएगी। जबकि एमी ने प्रसन्न भाव के साथ कहा, हो, यह सच है कि जब मैं उस मामले में धन का प्रभारी हूं तो क्या बात कहनी है? मैडम, कृपया हमारे गिल्ड की समृद्धि के चरम तक जीवित रहें और फिर सही समय पर निधन हो जाए। अर्नेस्ट ने कहा, सहमत। जब अर्नेस्ट और एमी खुशी मना रहे थे, कार्ली ने पूछा, हाँ, आप सभी जानते हैं कि मैं यही हूं, है ना? उसने कहा, खैर, मैं इस तरह नहीं रह सकती। मुझे पता है कि 20 की उम्र में एक अविवाहित महिला का होना दुर्लभ है जिसके पास 3 पीढ़ियों को आरामदायक जीवन देने के लिए पर्याप्त धन हो, लेकिन ये प्रेमी मुझे लुभाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं कि यह काफ़ी परेशानी का सबब बन गया है। एमी ने कहा कि आप शायद पहले व्यक्ति होंगे जो आने वाले विवाह प्रस्तावों के कारण गिल्ड के सभी कागजी कार्रवाई को रोकने में कामयाब रही हैं। कार्ली ने रूठते हुए कहा, हाँ, उसने वही बातें कहीं और जब हमने सारा मेल वापस भेजा तो उन्होंने सब कुछ सीधे आपको भेजना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि ये पुरुष जो अपनी जगह भी नहीं जानते, वे सोचते हैं कि वे एक महिला पर शासन कर सकते हैं। एमी ने कहा कि यह कितना बेतुका है, यहाँ तक कि हमारे गिल्ड मास्टर की भी आंखें हैं। हमेशा ऐसे ही पुरुष होते हैं जिनमें निराधार आत्मविश्वास होता है। फिर हार्पर ने कहा, और अब हमारे पास पीछा करने वाले, अपहरण करने वाले और यहाँ तक कि बेडरूम में आक्रमण करने वाले लोग भी हैं। लेकिन फिर भी मुझे कहना होगा कि मैं संविधानुसार विवाह के लिए खुद को बलिदान करने का आपका समर्थन नहीं करता। कार्ली ने कहा कि आप बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। यह सरल है, एक अच्छी विधि का उपयोग न करना मूर्खता होगी, केवल इसलिए कि मैं नहीं चाहती और आप सभी कितनी मेहनत करते हैं। मुझे ऐसा बोझ लगने का अपराध बोध होता है। हार्पर ने कहा कि ठीक है, हम उन रईसों की तलाश करेंगे जिनके परिवार बर्बाद हो चुके हैं या जिनके पास गैरवंशानुगत उपाधियां हैं। कुछ देर बाद सूची प्रस्तुत करते हुए हार्पर ने कहा कि संभावित उम्मीदवारों की सूची यहाँ है। सूची को देखते हुए कार्ली ने कहा कि हम देखते हैं। सूची देखकर वह चौंक गई। कार्ली ने सूची गिरा दी और कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप सब सामूहिक रूप से पागल हो गए हैं? कार्ली चिल्लाई, मुझे 15 साल के बच्चे के साथ क्या करना है? वह तो एक लड़का है। वह हार्पर को सूची दिखाते हुए चिल्लाई, वह केवल 15 साल का है, वह मुझसे 6 साल छोटा है। हार्पर ने कहा कि उस सीमा तक उम्र का अंतर रईसों के बीच आम है। साय लेते समय कार्ली ने कहा, मैं कम उम्र में शादी करने के खिलाफ हूँ। क्या आपने राज्य द्वारा प्रकाशित हालिया पेपर नहीं देखा? इसमें यहाँ तक कहा गया है कि राजकुमार ने खुद कहा कि कम उम्र में शादी करने का समय आ गया है। सीधे चेहरे से नहीं किया, एमी ने कहा, लेकिन 15 साल एक मार्ग की परिवार के लिए युवा नहीं है और आप वैसे भी शादी को पूरा नहीं करने जा रहे हैं। अपने दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ते हुए कार्ली ने कहा, पूरा? आप इतनी नीच बात कैसे कह सकते हैं? एमी को उससे दूर धकेलते हुए कार्ली ने कहा, मैं इस शादी के खिलाफ हूं, मैं यह नहीं कर सकती, नहीं, मैं यह नहीं करूंगी, मुझसे दूर हो जाओ। अर्नेस्ट ने कहा, मैडम, सूची दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अन्य पृष्ठों पर और भी उम्मीदवार हैं। कृपया गहरी सांस लें और उन सभी को देखें। पहले अतिरंजित अभिव्यक्ति के साथ कार्ली ने कहा, ठीक है, इसे यहाँ दे दो। वह अन्य उम्मीदवारों की सूची को देखती है, वह सूची को मेज पर रख देती है और फिर वह अपने मन में सोचती है
कि बाकी सभी एलार्ड घराने में बहुत बुरे हैं। एथरिड ने कहा, अभी के लिए अंदर आ जाओ। अंदर आते समय कार्ली ने कहा, कृपया हमारे हस्तक्षेप को क्षमा करें। हार्पर ने हैरियट से कहा, आप देर से आई हैं। हैरियट ने कहा कि हमारे पास एक मरीज के साथ एक आपातकालीन स्थिति है। एथरिड ने उनसे कहा, कृपया वहां बैठ जाओ। एथरिड को देखते हुए कार्ली ने उसे करीब से देखकर कहा, वह उतना जवान नहीं दिखता जितना मैं सोच रहा था। वह काफी सुंदर भी है। वह निश्चित रूप से दिल तोड़ने वाला होगा। ईथर ने कहा कि हमें किसी आगंतुक की उम्मीद नहीं थी, इसलिए हमारे पास कुछ भी तैयार नहीं है। क्या मैं कम से कम कुछ चाय बना सकता हूँ? कार्ल री ने कहा, नहीं धन्यवाद, यह बिल्कुल ठीक है। ईथर भी बैठता है और पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ किस लिए हैं? तब कार्ली ने कहा कि आपसे परिचय होना मेरे लिए खुशी की बात है। महाराज, मैं कार्ली ब्राउनिंग हूँ, ब्राउनिंग गिल्ड का मां। सर, कार्ली हार्पर की ओर इशारा करती है और हार्पर अपना सिर झुकाता है और कार्ली कहती है कि यह मेरी सहायक हार्पर ब्लाइथ है। वह हैरियट की ओर इशारा करती है और कहती है कि यह महिला हैरियट आर्डेन है। एक चिकित्सक ईथर्ड ने अपना परिचय दिया। मैं ईथर्ड हूँ का। हार्ली अपने मन में सोचती है कि उसने जानबूझकर अपना अंतिम नाम या उपाधि नहीं दी है। वह काफी दीवार खड़ी कर रहा है। कार्ली ने कहा कि यह हमारा इरादा नहीं था, लेकिन हम आपको पहले से कुछ भी बताए बिना यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। उसने कहा, और हमने गार्ड भी ला ए हैं, इसलिए यह समझा जा सकता है कि आप हमसे सावधान रहेंगे। उसे पत्र देते हुए उसने कहा कि विषय पर वापस आ जाओ। मैं यहाँ क्यों आई हूँ इसका विस्तृत विवरण इस लिफाफे में दिया गया है, फिर भी मैं पहले संक्षेप में समझाती हूँ। आप इसे पढ़ते समय सुन सकते हैं। ईथरेड ने लिफाफा खोला। सामग्री पढ़ते समय वह भ्रमित हो गया। कार्ली ने कहा कि अंदर आपको एक विवाह अनुबंध, अपना परिचय और विवाहपूर्व समझौता मिलेगा, जिस पर ईथरेड ने उसे बीच में रोका और कहा, रुको रुको। कार्ली ने उत्तेजित नजर से पूछा कि यह क्या है? ईथरेड ने पूछा कि आखिर यह शादी की बात क्या है? उसने कहा कि मेरा ब्राउनिंग से कोई लेना देना नहीं है और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे शादी कर सकता हूं जिसे मैं अभी अभी मिला हूं। कार्ली ने कहा, लॉर्ड एथेलरेड, आप मेरे लिए केवल एक हैं। मैं आपको इतना चाहता हूं। एथेलरेड उसकी ओर देखता है और अभी भी भ्रमित है, और फिर वह दूर देखता है, जबकि हर कोई उसके इस कथन से आश्चर्यचकित है। कार्ली अपने मन में सोचती है कि थोड़ा और दबाव के साथ मैं उसे इस पर बेचने में सक्षम हो सकता हूं। कार्ली ने कहा कि शर्तें बहुत अच्छी हैं, आप इस सौदे पर कुछ भी नहीं खो रहे। हैरिड ने कहा। फिर भी एक 15 वर्षीय किशोर अपने पहले अनुबंध को पढ़ रहा था। एथरड ने कहा कि घर के मुखिया के साथ इस बारे में चर्चा करने के बारे में कैसा रहेगा। इसमें उसकी स्थिति भी अनुबंध में शामिल है। एथरड ने कार्ली से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मैं किसके साथ रहता हूं? कार्ली ने कहा कि निश्चित रूप से यह आपका परिवार है। मैं आपके परिवार के बारे में बात किए बिना शादी का मुद्दा कैसे उठा सकता हूं? एथेलरेड ने अपने मन में सोचा कि उसने पहले ही मेरी पृष्ठभूमि की जांच कर ली होगी, लेकिन वह अभी भी परिवार कह रही है। उसे पता होना चाहिए कि मैं उनके साथ खून की एक बूंद भी साझा नहीं करता हूं। ताली बजाते हुए उसने कहा, ओह वह वहां है। अब कोई आया जब वे बैठे थे और कहा, युवा मालिक। एक बूढ़ा आदमी आया और कहा, मैंने लोगों को बात करते सुना, यह कौन है? बूढ़े आदमी को देखते हुए कार्ली ने अपने मन में सोचा कि यह अल्बर्ट होना चाहिए, एलार्ड परिवार का सरी पीढ़ी का बटलर। नौकर के बिखर जाने के बाद वह स्पष्ट रूप से परिवार का एक मजबूत देखभाल करने वाला अकेला रह गया है। कार्ली ने कहा, हार्पर दस्तावेज। हार्पर ने कहा, हाँ। हार्पर अनुबंध प्रस्तुत करता है, अल्बर्ट, और कहा, यह वह अनुबंध है जिसे हम लॉर्ड एलार हलंत के साथ प्रस्तावित कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते समय अल्बर्ट ने शादी का प्रस्ताव पूछा। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते समय अल्बर्ट को गर्दन में दर्द महसूस हुआ और उसने कहा, ओह डियर। एथेलरेड चिल्लाया। अल्बर्ट, जबकि एथेलरेड चिंतित है। कार्ली अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है कि वह इतना मजबूर नहीं है। आखिरकार मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हम डॉक्टर आर्डेन को लाए हैं। हैरियट ने अल्बर्ट की जांच करते हुए कहा, मैं एक डॉक्टर हूं सर। एक गहरी सांस ले, बस आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप वापस जाकर लेट जाएं। अल्बर्ट ने कहा, नहीं मैं ठीक हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात? उसने पूछा कि इन सब का क्या मतलब है? कार्ली ने कहा, ओह ठीक है, मुझे पहले कहाँ से शुरू करना चाहिए? यदि आप हमारे द्वारा दिए गए दस्तावेजों पर एक नज़र डालें। अल्बर्ट ने कहा कि यह बच्चा कुलीन है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? कार्ली ने झिझकते हुए कहा कि अरे हम
रैंकिंग वाले परिवार नहीं हैं। अचानक अल्बर्ट ने घूर कर पूछा कि आपने उसके बालों को खरोंचते हुए क्या कहा? कार्ली ने कहा, हाँ हाँ, मेरी हिम्मत कैसे हुई? वास्तव में वह अपने मन में सोचती है कि लॉर्ड एलार्ड पहले ही दिवालिया हो चुके हैं। उनके पास केवल उनका परिवार का नाम, सम्मान, धन, विरासत है। वे सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए और फिर भी वह मुझसे पूछता है कि मैंने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? कार्ली ने कहा, शायद मैं आपको ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन मैं अभी भी ब्राउनिंग हूँ। एक युवा मार्क्वेस 15 साल का है जो 8 साल पहले अपने वर्तमान निवास में आया था। एक बुजुर्ग बटलर के साथ अकेले रहता है। रेड प्लीचेस में रहते हुए कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। उसने कहा, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ और मैं यह कहने की हिम्मत करती हूँ कि मैं आपकी सबसे अच्छी संभावित साथी हूँ। उसने कहा, मेरा हाथ थाम लो, मैं गारंटी देती हूँ कि इस सौदे में आपको कुछ भी नहीं खोना है। एथोरेट ने कहा, आप काफ़ी साहसपूर्वक कहते हैं। आपने मेरी पृष्ठभूमि की जांच की है। आप इतने आश्वस्त कैसे हैं कि मैं इस हास्यास्पद प्रस्ताव पर सहमत हो जाऊंगी? कार्ली ने कहा, महाराज, व्यापारी निश्चितता को हल्के में नहीं लेते। मैं केवल तब तक काम कर सकती हूं जब तक आप मेरी इच्छा नहीं करते। उसने कहा कि मैं राज्य की सबसे योग्य और धनी कुमारी लड़की हूं और मैं आपके दरवाजे पर आ गई हूं। यह आपके लिए एक उत्कृष्ट अवसर है। उसने कहा कि इसके अलावा मैं एक विवेकशील महिला हूं। मैं आपसे अपने असली पति के रूप में मेरे साथ रहने के लिए नहीं कह रही हूं। आपको केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। तब हॉपर ने कहा कि मैडम के पास बड़ी संख्या में प्रेमी हैं और हमारा संघ उन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम कुलीन एलार्ड परिवार के स्वामी के साथ विवाह जैसी साझेदारी की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि यदि आप नैतिक कारणों से विवाह का विरोध करते हैं, तो उन्होंने एथरेड की ओर हाथ दिखाते हुए कहा कि निश्चित रूप से हम ऐसा करते हैं। इस तरह के एक छोटे बच्चे को शादी के लिए खरीदना बर्बरतापूर्ण और तर्कहीन है। उन्हें अनुबंध देते समय उन्होंने कहा कि कृपया ध्यान दें कि हमारा प्रस्ताव अस्थायी रोजगार और प्रायोजन के रूप में है। अनुबंध की विषय वस्तु इस प्रकार है: विशेष अल्पकालिक रोजगार अनुबंध। गिल्ड मास्टर का पति एक यह अनुबंध कर्मचारियों के वयस्क होने तक वैध रहेगा। यह दोनों पक्षों की सहमति से परिवर्तन के अधीन है। 2 अग्रिम भुगतान के रूप में नियोक्ता अपने गिल्ड की भूमिका का एक हिस्सा कर्मचारी को हस्तांतरित करेगा। 3 नियोक्ता कर्मचारियों के सभी कार्य व्यय का भुगतान करेगा। नियोक्ता कर्मचारी पर उनके संबंध प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम से अधिक किसी भी गतिविधि के लिए दबाव नहीं डालेगा। काली ने ईमानदारी से कहा कि एक बच्चे को शामिल करना मेरे लिए सम्मानजनक नहीं है। हालांकि हमें बाकी सभी चीज़ों के लिए लिखित स्वीकृति की आवश्यकता है। मैं आपकी हर इच्छा से सहमत हूं। मैंने सोचा कि रेड ने जो भी मेरी इच्छा है वह पूछा है। ऐसा लगता है कि आप बस वही कहते हैं जो आप सोचते हैं कि मैं सुनना चाहता हूं। मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? कार्ली ने कहा कि इसीलिए हमारे बीच एक अनुबंध है ना? उसने कहा, लेकिन आप सही हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप हमें भरोसेमंद मानते हैं या नहीं, और यह मेरे ऊपर है कि मैं उस भरोसे को तोड़ूं या नहीं। एथेल्ड्रेड सोचती है। उसके दिमाग में वह झूठी नहीं लगती, लेकिन वह मुझे उस पर भरोसा करने के लिए भी नहीं कह रही है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं निश्चित रूप से जान सकूं कि वह भरोसेमंद है या नहीं। वह सोचता है कि मुझे एक बात का यकीन है, यह महिला मेरे जीवन में एक बड़े विकल्प और चुनौती दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। गिल्ड मुख्यालय। कार्ली ने कहा, लंबी कहानी संक्षेप में हमें बाहर निकाल दिया गया। एमी ने कहा, मैडम, आप बातचीत करने में बहुत खराब हैं। गिल्ड का भविष्य निश्चित रूप से अंधकारमय दिखता है। कार्ली ने एक संकेत लिया। कहा, अगर मेरा कुशल वित्तीय अधिकारी ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि यह सच है। मैं बेकार हूं। भविष्य आपके हाथों में है। दोस्तों, हार्पर ने कहा, कृपया मजाक करने से बचे। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें गंभीरता से लेता हूं। एमी रोज, आप गिल्ड मास्टर के बारे में अपने चुटकुलों के साथ बहुत आगे बढ़ जाते हैं जबकि अपनी अस्वीकृति दिखाते हैं। एमी ने कहा, तस्क, आप बहुत सख्त हैं। अर्नेस्ट ने पूछा, वैसे आपने कहा कि वे लिंडन स्ट्रीट में कहाँ रहते थे? कार्ली ने कहा, नहीं, एल्म। अर्नेस्ट ने पूछा, हो एल्म ग्रीन, वे ऐसी जगह में रहते हैं। कार्ली ने कहा, मुझे सही पता है, भले ही वह एक एलार्ड मार्क्वेस है। अर्नेस्ट एलार्ड को उनके मार्क्वेस परिवार का नाम बताता है और उनके पास जो अनाज की खेती की जमीन है उसका नाम। एक समय था जब उस जमीन के सभी उत्पाद मार्क्वेस की शक्ति में योगदान करते थे, लेकिन अब उनके पास अपनी जमीन या महल नहीं है।
यहाँ तक कि राजधानी में उनका टाउन हाउस भी उनसे छीन लिया गया है। उन्होंने कहा हाँ कि हमारी जांच के आधार पर उन्हें केवल छोटे पेंशन फंड मिलते हैं जो कुलीन लोगों को दिए जाते हैं। कार्ली ने कहा कि यह सही है। मुझे लगता है कि वे इसी तरह से काम चला रहे हैं। इसके अलावा वे दोनों अपने मन में ईथरेड और अल्बर्ट को याद करते हुए उसन ही कहा, वहाँ पर बूढ़े आदमी के बारे में मुझे अभी भी कुछ बात परेशान कर रही है। वह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है और वह खांसता रहता है। एमी ने कहा कि उसे शायद सर्दी है। आखिरकार मौसम बदल रहा है। कार्ली ने कहा कि हम इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकते। मैंने कुछ गार्डों को वहां छोड़ दिया है ताकि हम संपर्क में रह सके। यह भी तथ्य है कि अगर अफवाह फैलती है कि मैं ताली बजाते हुए वहां गया था तो गिरोह आ सकते हैं। एमी ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक मार्की को नहीं छोड़ा है? क्या आपको पहली नज़र में अनुस्वर प्यार हो गया था? कार्ली ने उसे घूरते हुए कहा, क्या आपको मुझे इतना बेशर्म दिखाना चाहिए? जब वे बात कर रहे थे तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कार्ली ने कहा, अंदर आइए। उसने कहा, हेलो मैरी, आज मिठाई में क्या है? जबकि वह परोसने वाली गाड़ी को धकेल रही थी, मैरी ने कहा, हेलो, मैं आज स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक और काल थी चाय लाई हूँ। जबकि वह केक की तरफ देख रही थी, कार्ली ने कहा, मैं कुछ जानना चाहती हूँ, क्या शाही परिवार या कुलीन वर्ग से किसी ने भी एलार्ड परिवार की मदद करने की कोशिश नहीं की इससे पहले कि वे इस बिंदु तक पहुंची जबकि मैरी उन्हें केक और चाय परोस रही थी? एमी ने कहा, कुलीन वर्ग को दूसरों में कोई रुचि नहीं है। वे सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं। आप निश्चित रूप से भोली हैं, मैडम। अर्नेस्ट ने कहा कि यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस भी उच्च कुलीनता द्वारा संचालित शक्ति से सावधान हैं। यहाँ तक कि एक संभावना यह भी है कि वे वही हैं जो आबंटियों के पतन के लिए जिम्मेदार रहें। कार्ली ने कहा, हो, यह डरावना है। मैरी ने कार्ली से पूछा कि क्या मैं आपकी किसी और चीज़ में मदद कर सकती हूँ? कार्ली ने कहा कि ठीक है, धन्यवाद। मैरी चाय पीते हुए सर्विंग कार्ट लेकर चली जाती है। कार्ली ने कहा कि इसके बारे में सोचो कि होटल के विक्रेता व्यक्ति के साथ क्या हुआ। एमी ने कहा कि उन्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि उनके पास कुलीनता है वे हमें चुप रहने के लिए कह सकते हैं, जबकि उन्होंने ही पूरी बात को एक धमकी भरे अंदाज में शुरू किया था। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमें बदले में एक बड़ा समझौता मिलने वाला था। लेकिन अर्नेस्ट ने कहा कि उनकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ थी, इसीलिए उन्होंने इसे शुरू किया था। यह पूरी तरह गड़बड़ है। उनके पास कोई पैसा नहीं है, केवल कर्ज है। कार्ली ने पूछा, लेकिन आप सभी ने अभी भी कुछ संपत्ति अर्जित करने में कामयाबी हासिल की है? एमी ने कहा कि निश्चित रूप से हमने उनसे उनका एक एक टुकड़ा छीन लिया। केवल हम ही जानते हैं कि हमने उनका सारा पैसा ले लिया है। कार्ली ने कहा कि अच्छा, अब हम औपचारिक रूप से उन पर आरोप लगा सकते हैं और उस बेकार गर्व और सम्मान से छुटकारा पा सकते हैं जो उन्होंने मुस्कुराते हुए छोड़ा है। उसने कहा, जैसे ही हमें निपटान राशि मिलती है इसे सभी अखबारों में डालें। सुनिश्चित करें कि शीर्षक यथासंभव सनसनीखेज हों और एलार्ड घर पर खर्च के बारे में चिंता न करें। एलार्ड सो रहा है। सोते समय उसने अपनी आंखें थोड़ी खोली और कहा कि ठंड है। वह अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि कल रात बारिश हुई थी। क्या अल्बर्ट ठीक है? वह कल पूरे दिन बहुत बीमार लग रहा था। वह अल्बर्ट के कमरे में गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया और अल्बर्ट से पूछा, क्या तुम वहाँ हो? अल्बर्ट एथरेड ने दरवाज़ा खोला और कहा, क्या कल रात बहुत बारिश हुई थी? वह चिल्लाया। अल्बर्ट बिस्तर पर मुंह बनाकर लेटा हुआ था। एथरेड ने उसकी तरफ देखा और उसके पास बैठ गया। उसने कहा, तुम पूरी रात कब से ऐसे हो? एथेलरेड ने पहले अपने मन में सोचा, मुझे एक क्लिनिक ढूंढना होगा। नहीं, मैं उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, यह खतरनाक है। एथेलरेड ने कहा कि मैं किसी की मदद करने के लिए जाऊंगा, बस रुको। एथेलरेड कमरे से बाहर निकल गया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं किससे पूछूं, मैं क्या करूं। जब वह अपने घर के बाहर पहुंचा तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या कुछ मामला है, क्या कोई आपात स्थिति है। उस व्यक्ति ने कहा, कृपया मुझे माफ़ करें, और वह एलार्ड के घर में घुस गया। एथेलरेड ने कहा, रुको, तुम कौन होते हो? किसी के घर में इस तरह से घुसने वाले? वह व्यक्ति नहीं रुकता और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए भी चलता रहता है। एथेलरेड ने कहा, रुको, यह अच्छा समय नहीं है। व्यक्ति ने अल्बर्ट को उठाया और कहा, कृपया शांत हो जाइए, मैं इस मरीज को अस्पताल ले जाऊंगा, मैं एक गाड़ी बुलाऊंगा और आपको मुख्य सड़क तक पहुंचने में मदद करूंगा। एथेलरेड ने पूछा, क्या आप हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं ब्राउनिंग गिल से हूँ। वे अल्बर्ट हलंट को अस्पताल ले आए और उसे वहां भर्ती कराया। कार्ली हार्पर और एमी वहां आए जहां अल्बर्ट भर्ती था। कार्ली ने हैरियट से पूछा कि क्या हुआ।
वह कैसा है? हैरियट ने कहा, उसे निमोनिया है। सौभाग्य से गार्ड ने स्थिति को संभालने में अच्छा काम किया। वह मूर्खता से बैठा रहा और अपनी बीमारी को बिगड़ने दिया। मैंने उसे कुछ दवाइयां दी, इसलिए उसे यहीं रखकर कुछ और दिनों तक उसकी देखभाल करते हैं। अल्बर्ट के पास बैठे हुए एथोरेड ने डॉक्टर से पूछा कि इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की फीस कितनी है? हैरियट ने कहा, ओह, इसकी चिंता मत करो, मैं केवल एक छोटी सी फीस लेने में खुशी महसूस करूंगी। बस इसे अपने परिचितों के बीच एक डॉक्टर का होना सौभाग्य की बात समझो। कार्ली ने कहा कि अगर वह कहती है कि यह ठीक है, तो यह वास्तव में है। अस्पताल में हर कोई डॉक्टर आर्डिन को जानता है, इसलिए आप डॉक्टरों और कर्मचारियों से पूछ सकते हैं आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए। रेड ने कहा, ठीक है, मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके लिए धन्यवाद। अल्बर्ट को त्वरित उपचार मिल सका। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि आपको कैसे चुकाया जाए। हालांकि वह अपने मन में सोचता है कि मुझे हमेशा अपने कर्ज चुकाने के लिए सिखाया गया था, लेकिन यह कार्ली ब्राउनिंग है। मैं राज्य के सबसे धनी व्यापारी को क्या दे सकता हूँ? रुको, एक बात है, विवाह अनुबंध। वह सोचता है कि मैं चाहे जो भी त्याग करूं, वह मेरे परिवार को जीवित रखने के लिए उसे चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन कम से कम इसके साथ, एथेलरेड ने कहा, मैडम, यदि आपने पहले जो अनुबंध प्रस्तावित किया था वह अभी भी वैध है, तो मैं सहमति देना चाहूंगी। और एथेलरेड ने बीच वाक्य में ही रोक दिया जब उसने कार्ली को उसे घूरते हुए देखा। कार्ली ने गुस्से से कहा, अरे आप क्या लेती हैं? और उसने कहा, क्या आपने सोचा था कि कोई मैं इस आदमी को अस्पताल लेकर आई ताकि आप मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर ले? क्या मैं उस तरह की व्यक्ति हूं जो आपको दिखती है? उसने कहा, बेशक मैंने आप पर हार नहीं मानी है, लेकिन यह असंबंधित है। मैंने केवल वही किया जो इस स्थिति में कोई भी करता, इसलिए बेहतर होगा कि आप कुछ भी हास्यास्पद न सोचें। एमी ने कार्ली का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और चिल्लाई, ओह भगवान के लिए मैडम, जब आप आगे हैं तो आप छोड़ दें। क्या आप ऐसा करेंगी? उसने कहा, मैडम देखिए, यह लड़का आपको अस्वीकार करता रहा है, लेकिन अब वह अंततः शादी के लिए सहमत हो रहा है। नहीं, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझें और उसे स्वीकार करें। अब आप उसे क्यों अस्वीकार कर रही हैं? हार्पर ने कहा, मिस रोज, आप बातचीत को जटिल बना रही हैं, कृपया पीछे हटें। कार्ली एमी पर चिल्लाई और कहा, हार्पर सही कह रहा है, मैं आपसे विनती कर रही हूं, कृपया शांत रहें। एमी भी चिल्लाई और बोली, मैं पहले से ही खड़ी हूं। कार्ली ने कहा, तुम्हारा मुंह भी लाल, पर अपना मुंह हिलाना बंद करो। उसके दिमाग में वह नैतिकता वाली इंसान लगती है। मुझे नहीं लगता कि वह एक बुरी इंसान है। उसने अल्बर्ट को भी बचाया था। मैंने सोचा, रेड ने कहा, हाँ, मैं वास्तव में इसे शादी के लिए स्वीकार करूंगी। एमी ने कहा, देखो, बस जाओ और इसे पहले ही कर लो। कौन परवाह करता है कि क्या सही है और क्या गलत? कार्ली ने एमी के चेहरे पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं गंभीर हूं, तुम्हें उसकी वजह से ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी व्यक्ति के जीवन का उपयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी को मेरे कर्ज में डालना। एथरेड ने कहा कि यह मुआवजा नहीं है, मैं आप पर भरोसा करने की कोशिश करूंगी, यह पर्याप्त होगा। कार्ली ने क्या कहा? उसने आह भरी और कहा, ठीक है, तो आपको इस निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। आपका आधिपत्य। एथेलरेड और कार्ली ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। एथेलरेड ने कहा, आपको मुझे इतना औपचारिक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है, मैं मुस्कुराते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। कार्ली ने यहाँ भी कुछ दिनों बाद यही कहा। श्रीमती होल्डर ने कहा, आप मुझे यह नहीं बता सकते कि आप कहीं से भी जा रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं नए किराएदार कैसे ढूंढूंगी? श्रीमती होल्डर मकान मालिक लड़की ने कहा, एथेल, क्या तुम जा रही हो? क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम रेड में नहीं रह सकती? रेड को डांटते हुए कहा, वास्तव में यह हमारे लिए भी अचानक निर्णय था। श्रीमती होल्डर ने कहा कि किराएदार हमेशा यही कहते हैं, यह अभी भी बहुत अचानक है, आप मुझे मुश्किल स्थिति में डाल रहे हैं। लड़की ने कहा, एथिल मत जाओ। श्रीमती होल्डर ने कहा, ठीक है, मैं बिना किसी चेतावनी के आपकी जमा राशि कैसे वापस कर सकती हूँ? क्या आपको लगता है कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? कार्ली भी वहां आई और उनकी बातचीत सुनी। उसने खुद का परिचय देते हुए पूछा कि किराया कितना है। उसने कहा कि मैं रेडिस गार्जियन में हूँ, मुझे बताया गया है कि उसने इस महीने का किराया चुका दिया है। मासिक किराया और जमा राशि कितनी है? मैं यह सब चुका दूंगी। श्रीमती होल्डर ने कहा, ठीक है। कार्ली ने कहा कि आपको यकीन नहीं है। ठीक है, मैं इसे दोगुना कर दूंगी और फिर इसे दोगुना कर दूंगी। कार्ली ने जमींदार को बहुत सारा स्वर्ण विज्ञान दिया जबकि वह उलझन में थी।
कार्ली ने कहा कि मैंने कुछ जोड़ा और गोल किया, यह पर्याप्त होना चाहिए, अतिरिक्त को उपहार के रूप में ले लो। सिक्कों को देखते हुए श्रीमती हुडा ने मन में सोचा कि यह एक घर खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक धन है। कार्ली ने कहा, ओह, और जहां तक जमा राशि की बात है, तो उसने श्रीमती हुड के हाथों से एक सिक्का उठाया और कहा कि मैं इसे यहां से ले लूंगी। उसके बाद श्रीमती होल्डर और लड़की कार्ली को छोड़कर चली गईं और ईथर वहां गई जहां अल्बर्ट को भर्ती कराया गया था। अपनी बाहें फैलाते हुए कार्ली ने कहा, ठीक है, इससे कि आय की समस्या हल हो जानी चाहिए, और क्या बचा है? एथिलरेड ने कहा, क्या आप चीज़ों को थोड़ा जल्दी नहीं अनुस्वर कर रही हैं? कार्ली ने कहा कि इस तरह की चीज़ों को जल्दी से हल करना सबसे अच्छा है, तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर सकता है। अल्बर्ट गुस्से से कार्ली को देखता है। कार्ली ने कहा, सर, आपको अब से मुझे देखना होगा, मैं पसंद करूंगी कि आप हमेशा मुझे ऐसे घूरे नहीं। यह ईथर को लगता है कि एक क्रूर बाघ और एक कौवा लड़ाई में लगे हुए हैं। हमारे प्यारे युवा स्वामी, वह मेरे पति हैं, ईथर ने कहा। अल्बर्ट ने अपना मन शांत किया और कहा, मैं आपके निर्णय का सम्मान करूंगा मेरे स्वामी। मुस्कुराते हुए कार्ली ने कहा कि उस स्थिति में वह अल्बर्ट को अनुबंध दिखाती है और कहती है, कृपया अनुबंध का अच्छी तरह से पढ़ें और मुझे उन सभी बदलावों के बारे में बताएं जो आप करना चाहते हैं। जबकि अल्बर्ट अनुबंध पढ़ रहा है, कार्ली ने कहा कि मैं जल्द ही एक कानूनी प्रतिनिधि भेजूंगी ताकि आप निर्णय लेने से पहले उससे बात कर सकें। वह ऐसा दिखता है जैसे वह एक मक्खी भी नहीं पसी नाव बहा सकता था, लेकिन वह बहुत कुशल है, उसने एथिलरेड से कहा। क्योंकि सर अल्बर्ट अस्पताल में भर्ती हैं, मैं पैकिंग आप पर छोड़ती हूँ। एथिलरेड ने सिर हिलाया। कार्ली ने कहा, आपको केवल वही पैक करने की आवश्यकता है जो आपको चाहिए, कोई भी कपड़े या घरेलू सामान न लाएं, हमें वैसे भी नए खरीदने होंगे। अपने आप को और अपने कपड़ों को देखते हुए एथिलरेड ने मन में सोचा कि शायद ये कपड़े उनके मानक के अनुरूप नहीं हैं। सोचते हुए कार्ली ने कहा कि और क्या था, हमें जल्दी करना होगा और चलना होगा। उसे कुछ याद आया और उसने कहा कि ओह, यह सही है कि पिछली बार आप जिस गार्ड से मिले थे उसका नाम वीका है। मैं अब से वीका और कुछ अन्य लोगों को आपकी सुरक्षा के लिए रखूंगी। उसने कहा कि चूंकि अब आप दोनों कानूनी रूप से मुझसे संबंधित हैं, इसलिए आपको जाते समय सुरक्षा की आवश्यकता होगी। उसने कहा कि अभी के लिए बस ही तना ही, बाद में मिलते हैं। रेड ने कहा, ठीक है, अच्छा। कार्ली ने दरवाजा बंद कर दिया। एथिलरेड ने अपने मन में सोचा कि वह एक प्राकृतिक आपदा की तरह है, एक तूफान जो एक पल में बह जाता है और फिर बस आगे बढ़ जाता है। कुछ और दिनों के बाद अर्नेस्ट ईथर के पास आया और कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई लॉर्ड एलार्ड, मेरा नाम अर्नेस्ट है, मैं ब्राउनिंग गिल्ड का कानूनी अधिकारी हूँ। ईथर ने उनसे पूछा कि क्या आप ठीक हैं, जबकि थका हुआ लग रहा था। अर्नेस्ट ने कहा, सिर मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, छुट्टियाँ आ रही हैं इसलिए मैं थोड़ा आराम करूँगा। अर्नेस्ट को देखते हुए एथिलरेड ने मन ही मन सोचा कि वह एक प्राकृतिक आपदा के बाद शरणार्थी की तरह लग रहा है, जबकि उसके हाथ कांप रहे थे। अर्नेस्ट ने एथिलरेड को अनुबंध पत्र दिया और कहा कि चलो अनुबंध में संशोधन करना शुरू करते हैं। कुछ क्षणों के बाद अर्नेस्ट ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा, ठीक है, मैं इसे आपकी पुष्टि के रूप में लूंगा कि यह पर्याप्त है। यदि आपके पास कोई अन्य आपत्ति नहीं है तो इस तरह आगे बढ़ेंगे। एथिलरेड ने अपने मन में सोचा कि वह अब एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति है। उसने कहा, ठीक है, वह अपने मन में सोचता है कि वह सही है। ऐसा लगता है कि वह एक मक्खी भी नहीं मार सकता, लेकिन वह वास्तव में कुशल है। अर्नेस्ट ने कहा, ठीक है, उस स्थिति में मेरा काम आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। अल्बर्ट ने अपना गला साफ किया। अल्बर्ट ने कहा, एक चीज है जो आपने छोड़ दी है। अर्नेस्ट ने पूछा कि वह क्या है। अल्बर्ट ने कहा, वास्तव में वह लाल पर कहने से पहले हिचकिचाता है। पूछा कि यह क्या गंभीर है, मुझे बताओ। अल्बर्ट ने कहा, यह विरासत का मुद्दा है। अगर पूरी तरह से काल्पनिक संभावित दुर्लभ घटना में कि वे कुछ बच्चों को जन्म देते हैं, तो बच्चे विरासत को कैसे विभाजित करेंगे और यह कितना होगा? जबकि अर्नेस्ट केट्स एथिलरेड ने अल्बर्ट से पूछा कि आप क्या कह रही हैं। वह अपने मन में सोचता है कि उनके बच्चे के लिए क्या हैं। एथिलरेड ने कहा, अल्बर्ट, आपने अभी एक बच्चे के बारे में क्या कहा? जबकि अल्बर्ट ने घबराते हुए कहा, और मेरे प्रभु, मैंने इसे किसी बुरे इरादे से नहीं कहा, लेकिन यह एक प्रतिष्ठित परिवार के साथ एक विवाह अनुबंध है और इसलिए अर्नेस्ट ने कहा कि यह थोड़ा बेतुका है, लेकिन उचित प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है।
इन चीज़ों को स्पष्ट करना सबसे अच्छा है, अल्बर्ट ने कहा। और मेरे प्रभु, मैं कोई बड़बड़ाने वाला बूढ़ा आदमी नहीं हूं। आप वकील की बात ध्यान से सुने, जबकि वह अपना चश्मा खिसका रहा है। अर्नेस्ट ने कहा, मैं इस मामले को उठाने के आपके इरादे को समझता हूं, लेकिन गिल्ड मास्टर्स के उत्तराधिकारियों का निर्णय पहले ही हो चुका है, इसलिए इसके संबंध में अतिरिक्त धाराओं की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने पूछा, अब क्या आपके पास कोई अन्य प्रश्न है? अल्बर्ट ने कहा, नहीं, आपका स्पष्टीकरण पर्याप्त है। अर्नेस्ट ने कहा, ठीक है, तो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं अगली बार आपसे मिलूंगा। अर्नेस्ट ने मन ही मन सोचा, हम पहले ही मैडम की संपत्ति को आपस में बांटने पर सहमत हो चुके हैं। आपको यहाँ मुख्यालय में रहते हुए कुछ भी नहीं मिल रहा है। एमी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मार्कस के पास अपना घर नहीं है? व्यवसाय चलाना निश्चित रूप से भयानक है। कोई अपनी सारी संपत्ति कैसे बर्बाद कर सकता है? उसने कहा कि मैं व्यवसाय में जाने के बजाय मरना पसंद करूंगी। मैं हमेशा अपने मासिक वेतन पर जीवित रहूंगी। कार्ली ने कहा कि मैं गारंटी देती हूं कि आप एक वर्ष में औसत व्यवसायी से अधिक पैसा कमाते हैं। इसके अलावा क्या आपने एलार्ड तरीके पर गौर किया? एमी ने कहा, हर कोई अपने लिए एक टुकड़ा पाने की कोशिश करने आया था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जबकि कार्ली जानकारी देख रही थी, एमी ने कहा कि यह एक पेचीदा जाल है, इसलिए इसे ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। कार्ली ने कागज को मेज पर गिरा दिया और कहा कि अगर यह इतना बुरा है तो आइए इस मामले को और गहराई से जानने के बजाय इसे छोड़ दें। कार्ली ने मैसन की पीठ के दाईं ओर पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे पर्याप्त आराम मिला? हार्पर ने कहा, मुझे यकीन है कि उसने आराम किया। उसने साल के बाकी दिनों के लिए अपने सभी छुट्टियों के दिनों का उपयोग किया। क्या मैं उसे बुलाऊं? कार्ली ने कहा, कृपया करें। उसने कहा कि यह एक जल्दबाजी में की गई शादी हो सकती है, लेकिन मुझे अभी भी शादी का उपहार तैयार करना चाहिए। इस बीच एथोलेट ने अल्बर्ट से पूछा, क्या आपके लिए इतनी जल्दी अस्पताल छोड़ना ठीक है? अल्बर्ट ने बिस्तर से उठते हुए कहा कि मैं बहुत बेहतर हूं, और डॉक्टर ने इस पर सहमति जताई। लेकिन उसने बाहर से क्लिप क्लैप की आवाज़ सुनी। जब उसने खिड़की से देखा तो उसने अपने मन में सोचा कि यह सब क्या शोर है? एक गाड़ी अस्पताल में आई, लोग बात कर रहे थे। क्या अविश्वसनीय गाड़ी है? क्या वह ब्राउनिंग की गाड़ी नहीं है? ब्राउनिंग की इतनी बड़ी गिल अस्पताल में क्या कर रही होगी? कार्ली ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें से उतर गए। उसने ईथर की ओर देखा और उसे हाथ हिलाया। ईथर ने मन ही मन सोचा कि क्या वह मुझे हाथ हिला रही है? काल थी वहां आई जहां अल्बर्ट भर्ती था और कहा, गुड मॉर्निंग। मैं जल्दी आ गई क्योंकि मैंने सुना था कि आपको छुट्टी दी जा रही है। सर, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? एथिलरेड ने कहा कि वह बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप घर वापस जा सकते हैं। आपको यह हान तक आने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि वह अपना सिर खुजला रही थी, कार्ली ने कहा कि वास्तव में चूंकि आज हमारी शादी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामान में आपकी मदद कर सकती हूँ। एथिलरेड ने कहा, अरे हाँ, शादी? चौंकते हुए उसने कहा, वो शादी? जबकि आंख मारते हुए कार्ली ने कहा, लॉर्ड एलार्ड, आइए हम आज एक हो जाए। एथिलरेड ने कहा, मुझे माफ़ करें, यह बहुत अचानक है। कार्ली ने पूछा कि क्या कोई कारण है कि आज काम नहीं हो रहा है? एथिलरेड ने बेचैनी से कहा, नहीं। लेकिन हेबर्ट गुस्से से चिल्लाया कि कोई कितना अज्ञानी हो सकता है? कार्ली ने उसे बीच में रोका और कहा, ओह, मैं देख रही हूं कि आप गुस्सा करने के लिए पर्याप्त स्वस्थ हैं। एथिलरेड ने अल्बर्ट को शांत करने के लिए गले लगाया और कहा, हे अल्बर्ट, गुस्सा मत हो, तुम फिर से बेहोश हो जाओगे। चलो अब चलते हैं। अपनी उंगली से इशारा करते हुए कार्ली ने कहा, अच्छा तो चलो हम प्यार के रास्ते पर चलते हैं। एथिल अपने मन में सोचता है, हार, मुझे लगता है कि प्यार एक ऐसी भावना होगी जो मेरे और उस महिला के बीच कभी नहीं होगी। वे एक साथ गाड़ी में सवार हुए। कार्ली ने कहा, वास्तव में हमें सरकारी कार्यालय जाने से पहले कहीं रुकना होगा। गाड़ी के बाहर देखते हुए एथेल ने पूछा, कहाँ? कार्ली ने कहा, चलो इसे शादी का तोहफा ही कहते हैं। वे कहीं रुके। अल्बर्ट ने खिड़की से देखा और कहा कि यह एलार्ड टाउन हाउस है, जबकि वह जागीर के अंदर खड़ा था। अल्बर्ट सभी में है। उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कार्ली ने बताया कि पिछले मार्की की मां के निधन के बाद उसे इस हवेली को बहुत सस्ते में बेचने के लिए मजबूर किया गया था। उसने बताया कि मुझे लगा कि आपकी सभी संपत्तियां व्यावसायिक धन और जुए के कर्ज के लिए नीलाम कर दी गई थी, लेकिन बाद में मैंने एलार्ड परिवार की पुरानी संपत्तियों को देखा कि उनके साथ क्या हुआ। मुझे पता चला कि इस हवेली को वैसे ही संरक्षित किया गया है
जैसे यह थी। एथेलरीड ने पूछा कि आपने इसे वापस पाने का प्रबंधन कैसे किया? कार्ली ने कहा, मैसन, हमारे हेड गार्ड ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। दस्तावेज दिखाते हुए उसने कहा कि यह आपके नाम के तहत तरीके के अधिकारों का प्रमाण है। हमने इसे कल देर रात अंतिम रूप दिया। एथोरेट ने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कार्ली ने पूछा कि क्यों नहीं? एक लाल ने कहा कि मैंने आपको देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया है। कार्ली ने कहा कि अच्छी तरह से देखो, आप ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं। कार्ली ने एथोरेड का हाथ पकड़ लिया और चलना शुरू कर दिया। उसने कहा, अब से मेरे पास प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। उसने चलते समय कहा, अब पिछला दरवाज़ा क्या था? फिर से यह समय होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे सभी आ गए हैं? लाल पर कार्ली का पीछा करते हुए पूछा, हो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दरवाज़ा खोलते समय कार्ली ने कहा, यहाँ यह दरवाजे के बाहर है। बहुत से लोग सवाल पूछने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनमें से एक ने कहा, ब्राउनिंग के मालिक, क्या यह सच है कि आप कुलीनता के उत्तराधिकारी से शादी करेंगे? दूसरे ने कहा कि आपने लगातार अस्वीकारों के बाद शादी करने का फैसला किया है। क्या आपका हृदय परिवर्तन हुआ है? क्या होटल की घटना ने आपका मन बदल दिया है? कार्ली ने लाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो, इतने कठोर मत बनो, उन्हें एक बड़ी मुस्कान दो। एथरेड अपने मन में सोचता है, मुझे बाद में एहसास हुआ कि कार्ली की यह टिप्पणी केवल विषय वस्तु में अच्छी लग रही थी। यह किसी गली में किसी गुंडे से सुनी गई बात से अलग नहीं थी। उन्हें मोती जैसे सफ़ेद दांत दिखाओ। क्या तुम ऐसा करोगे? कार्ली ने एथेलरेड से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। लॉर्ड एथेलरेड, उसने कहा, पहले ऐसा व्यवहार करें जैसे हम करीब हैं। प्रेस के एक व्यक्ति ने पूछा कि होटल में गड़बड़ी करने वाले बैरन के साथ अंतिम समझौता कैसे हुआ? दूसरे ने पूछा, जाहिर है आपके पति आपसे 16 साल छोटे हैं। क्या आपका होने वाला बच्चा गिल्ड का हिस्सा होगा? कार्ली ने कहा, हम उनमें से कुछ लोग वास्तव में हवा के बारे में पूछ रहे हैं। घृणित, उसने अपना मुंह बंद करके कहा, मुझसे 16 साल छोटा कोई भी व्यक्ति अभी भी मूल रूप से अपनी माँ के दांतों को चूसने वाला बच्चा है। ऐसा लगता है कि ये पत्रकार अब अपन फिर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लाल उसके दिमाग में सोचता है, वह अपना मुंह बंद करके बात कर सकती है। कार्ली ने कहा, यही कारण है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से नफरत है। वे छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं और फिर कार्ली बीच वाक्य में ही रुक जाती है। वह ईथर की ओर देखती है, जबकि वह घबराया हुआ है। वह ईथर के करीब जाती है वह और कहती है कि इंसान निश्चित रूप से मजाकिया होते हैं। क्या वे इतने घबराए नहीं हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा। ईथर अपने मन में सोचता है कि वह बहुत करीब है। कार्ली ने कहा कि दुनिया के इस तरफ आपका स्वागत है, युवा राजकुमार। भल वे ही लोग ब्राउनिंग गिल्ड मास्टर की शादी के बारे में कितनी भी बात करें, शादी स्वयं शांत और सरल थी। किसी भी प्रकार के समारोह के बदले में उन्होंने केवल सरकारी कार्यालय में विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकारी अधिकारी ने कहा कि आप दोनों अपनी शादी को पंजीकृत करने आए हैं। दस्तावेज दिखाते समय उन्होंने कहा कि आप को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। एथोरेड ने अनुबंध को घबराहट से देखा। सामग्री विवाह दस्तावेज की थी, जबकि राज्य के कानून के अनुसार मैं विवाह पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करूंगा और सच्चाई और कानूनी रूप से विवाहित होने के लिए सहमत हूं। लाल युग में हस्ताक्षर किए गए ज़रात बेलेलार्ड सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह पूरा हो गया है, आप दोनों अब कानूनी रूप से विवाहित हैं। उसके बाद कार्ली ने ईथर से कहा, बढ़िया, चलो चलते हैं। उसने अपना हाथ ईथर की ओर बढ़ाया और कहा, चलो मेरे घर वापस चलते हैं। उसकी ओर देखते हुए ईथर ने मन में सोचा कि मुझे अपना पूरा नाम इस्तेमाल किए हुए कई साल हो गए हैं। यह सिर्फ एक हस्ताक्षर नहीं है, यह उससे किए गए वादे को पूरा करने की मेरी प्रतिबद्धता है, भले ही यह नकली हो। अगले दिन बिस्तर पर लेटे हुए रेड छत की ओर देखता है और अपने मन में सोचता है कि यह छत अपरिचित लगती है। हमारे घर की छत में लकड़ी और ईंटें निकली हुई हैं, तो मुझे बिस्तर की छतरी और फ्रेम क्यों दिखाई दे रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उसे कार्ली का हमारा घर कहना याद आता है। फिर वह जल्दी से बिस्तर से उठता है और अपने चारों ओर देखता है और अपने मन में सोचता है, ओह हाँ, मैं चला गया। अल्बर्ट आया और पूछा, क्या तुम्हें खांसी हुई मास्टर? एथेलरेड ने अल्बर्ट से पूछा, तुमने क्या पहना है? अल्बर्ट ने कहा, मैंने एक बटलर के रूप में अपने कर्तव्य में लगभग अपना योगदान देने का फैसला किया है। एथेलरेड ने कहा, ओह अल्बर्ट, जिस तरह से आप मुझे मास्टर कह रहे हैं, वह अल्बर्ट ने कहा है
कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि जब से पिछले मार्क की मृत्यु हुई है और आपको आपकी उपाधि दी गई है, तब से मैं वर्षों से अपने शिष्टाचार की कमी के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे आपको सही ढंग से मास्टर कहकर संबोधित करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने पुराने संबोधन के तरीके का उपयोग करना जारी रखता हूं, जबकि लाल हाथों को अपने मन में रखते हुए, हाँ, मुझे लगता है कि मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर सकता और हमेशा के लिए यंग लॉर्ड डक कहलाना जारी नहीं रख सकता। आखिरकार मैं एक विवाहित व्यक्ति हूं जिसने अपने लिए एक नाम स्थापित किया है। अब वह सोचता है कि वयस्क की तरह व्यवहार करने का समय आ गया है। काली बैठकर अखबार पढ़ रही थी। उसने खटखटाहट की आवाज़ सुनी और दरवाज़ा खुल गया। उसने पाठक की ओर देखा और कहा, सुप्रभात महाराज, क्या आपने अच्छी नींद ली? एथोरेड ने कहा, सुप्रभात। काली ने कहा, पर यहाँ जल्दी आ गए, क्या आप वहाँ बैठ सकते हैं और एक पल के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं? जबकि लाल पर बैठे हुए कहा, हाँ, अपना समय ले। उसके बाद काली लाल पर अखबार पढ़ना जारी रखता है। उसके मन में सोचता है कि केवल पृष्ठों के माध्यम से उसकी आवाज़ है। यह चुप्पी अजीब और असहज है। वह सोचता है कि क्या मुझे कुछ छोटी मोटी बातचीत शुरू करनी चाहिए। उसे याद आता है कि कार्ली कह रही थी कि इतना घबराओ मत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह याद करने के बाद वह शर्मा जाता है। कार्ली उसकी ओर देखती है और कहती है, ओह एला, इडा टाउन हाउस के बारे में ठीक है। उसने कहा कि अगर हवेली के मालिक के साथ समझौता हो जाए तो हम इसकी मरम्मत करवाना चाहेंगे। आपको क्या लगता है? हम इसे इसकी मूल स्थिति में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए हम आपकी सलाह की सराहना करेंगे, सर। मुस्कुराते हुए अल्बर्ट ने कहा, निश्चित रूप से मैं जो भी दे सकता हूं दूंगा। एथेलरेड अल्बर्ट को देखता है और मन ही मन सोचता है, अल्बर्ट मेरे लिए भी खुश दिख रहा है। हालांकि यह कम समय था, मैंने अभी भी बहुत अच्छी यादें बनाई हैं। और वह सोचता है कि मैं इसे दिखाने नहीं देता। मुझे एक वयस्क की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता है। एथेलरेड अपना गला साफ करता है। अहम, आप जो चाहें कर सकते हैं डार्लिंग। काली और अल्बर्ट दोनों यह सुनकर हैरान हैं। एथेलरेड यह कहने के बाद शर्मा गया। काली ने डार्लिंग से पूछा, डार्लिंग डार्लिंग तुमने क्या किया? डार्लिंग, काली हंसने लगी। एथेलरेड ने कहा, हाँ डार्लिंग, तो मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? प्रियतम। प्रिय। कार्ली हंसती रहती है। कार्ली ने हंसते हुए कहा, मैं रुक रही हूँ, मेरे गले में कुछ है खांसी। नए जीआरयू मेथोराइड के अपनी भूमिका निभाने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पहले दिन ही चीज़ें खराब हो गईं।